चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। CGPSC मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं, है ना, उसका आज हम लोग चलिए फिर से रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान देना है सभी बच्चों को। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ते जाएंगे, ठीक है। अभी तक कोई भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, आप लोग को जल्दी से जुड़ना है क्लास में। क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम लोग प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं CGPSC मेंस में, ये जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसको मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा। इस टाइप से आपको ये जो फॉर्मेट है वो देखने को मिलता है। हालांकि क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को मैं लिखूंगी, इंग्लिश में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट है, ये 2 अंक वाले फॉर्मेट आज मैं लेकर आई हूँ। 2 अंक मतलब कितने शब्दों में लिखना है आपको? 30 शब्द में, ठीक है। 2 अंक मतलब आपको लिखना है 30 शब्द। तो जब भी मैं 2 अंक की बात करूंगी अपने दिमाग में आपको सेट कर लेना है 2 अंक मतलब 30 शब्द, ठीक है। 30 शब्द मतलब 3 लाइन, 3 या 4 लाइन आपको इस तरह से मेंस में जो है वो कॉपी दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, है ना। यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रश्न क्या है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, ठीक है। तो पुरुषार्थ के महत्व को समझाइए। तो हमारे पास यह प्रश्न है, या पुरुषार्थ क्या है, या पुरुषार्थ के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न हो जाएगा पुरुषार्थ के महत्व को समझाइए। पुरुषार्थ के महत्व को समझाइए। तो पुरुषार्थ के बारे में प्रश्न जो है हमें पूछा जा रहा है कि पुरुषार्थ क्या होता है। और हमारे पास जो लाइन है 1 2 3 4 इतना लाइन दिया है हमको, ठीक है। ये लाइन हमें दिया है, इस लाइन में हमें क्या करना है? अपना आंसर जो है लिखना है। 2 नंबर में आपको पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए हम इन आंसर को लिखने का प्रयास करते हैं ना। इस आंसर को हम लिखने का प्रयास करेंगे। ये है आपके पास शीट और हमें पुरुषार्थ के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको तो पता नहीं होगा पुरुषार्थ क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पुरुषार्थ को समझा देती हूँ, फिर हम लोग इस 2 अंक के जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है उसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इसी तरह के फॉर्मेट जो हैं प्रिंट आउट करके निकलवा लेने हैं और इसी में प्रैक्टिस करनी है। प्रश्नों को समझना है कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से कंटेंट को हमें लिखना है, कौन कौन से शब्दावलियों को ऐड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कई सारे जैसे हमें विशेषता पूछता है तो हमें उसे टू दी पॉइंट लिखना है 30 शब्द वाला में, ठीक। तो हमें पूछा गया है पुरुषार्थ के महत्व को समझाइए। तो पुरुषार्थ के बारे में हमें प्रश्न जो है पूछा गया है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको पुरुषार्थ क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे। मैं खुद आपको लिख के दिखाऊंगी कि हम कौन कौन से पॉइंट्स को इसमें ऐड करते हुए चलेंगे ताकि हमें 2 का 2 नंबर जो है वो मिल जाए। देखिए, जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं आपको अधिक से अधिक क्या करना है? अच्छे से अच्छे बनाना है, ताकि आपको उसमें एग्जाम्पल समाहित करते हुए बनाना है ताकि 2 के 2 अंक आपको मिले। लेकिन 2 अंक कभी भी नहीं मिलता है, कम से कम 1.5 अंक मिले ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। 2 तो 2 नहीं देगा आपको, एटलीस्ट आपको अपनी आंसर राइटिंग की क्वालिटी ऐसी रखनी है कि 2 के 2 नंबर भी आपको मिल जाए। और बड़े वाले जैसे क्वेश्चन आते हैं, आज तो मैं सिर्फ 30 शब्द वाले बता रही हूँ, कल मैं 60 वाले बताऊंगी, परसों मैं 100 वाले बताऊंगी, ठीक है। तो जितने बड़े क्वेश्चन रहेंगे हम उसमें डायग्राम भी ऐड ऑन करेंगे, प्लस हम उसमें फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अभी तो हम 30 शब्द वाले ही देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग गौरी जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। बाकी बच्चे नहीं देखते हैं क्या? क्लास आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह का हमारा फॉर्मेट है 30 शब्द वाला। तो हमें पुरुषार्थ के बारे में प्रश्न पूछा गया है जो कि आया हुआ प्रश्न है हमारे CGPSC मेंस में, ठीक है। तो जो प्रश्न आए हुए हैं उसी का प्रैक्टिस मैं अभी करवा रही हूँ आप लोगों को। तो पुरुषार्थ को सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद हम इस आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग उस टॉपिक को समझ लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ के बारे में पूछा गया है ना, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ क्या होता है, ठीक।
तो सबसे पहले हम लोग पुरुषार्थ को डिफाइन कर लेते हैं, फिर पुरुषार्थ के महत्व को मैं समझा दूंगी। तो एकदम सरल डेफिनेशन में आप लोग को लिखवा देती हूं। शारीरिक मानसिक एवं नैतिक तरीके से शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक तरीके से जीवन में सफलता पाने का मार्ग है, तो शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक तरीके से जीवन में सफलता पाने का मार्ग है, इसे ही हम कहते हैं पुरुषार्थ। ठीक है, तो यहीं तक खत्म नहीं होती है, मैं इसे और भी आपको सरल करके समझा देती हूँ। ठीक है, ये तो आपने डिफाइन कर लिया है, हम इसे और भी सरल तरीके से समझते हैं, एकदम सरल तरीके से। ठीक है, तो सरल तरीके से मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि कैसे आप इसे और भी सरलीकृत कर सकते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के माध्यम से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के माध्यम से जीवन को सरल एवं सार्थक बनाना। ठीक है, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के माध्यम से जीवन को सरल एवं सार्थक बनाना। तो पुरुषार्थ क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक तरीके से जीवन में सफलता पाने का यह एक मार्ग होता है, जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ के कितने प्रकार होते हैं, कितने पुरुषार्थ होते हैं? ठीक है, ये सभी पुरुषार्थ में आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पुरुषार्थ में क्या क्या चीजें आती है, तो पुरुषार्थ में आती है धर्म, ठीक है, अर्थ, काम और यह है मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म क्या होता है? कर्तव्य या जिम्मेदारी। धर्म क्या होता है? मनुष्य का कर्तव्य होता है कि आपके कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, आपके कर्तव्य क्या हैं ये आपको ही मालूम होता है। ठीक, उसके अलावा अर्थ, संपत्ति अर्जन। अर्थ मतलब क्या? संपत्ति अर्जन, संपत्ति अर्जन। काम मतलब इच्छा, इच्छा या कामना। काम मतलब क्या? इच्छा, कामना या आपकी खुशी, आपको कौन सी चीज़ों में मन लगता है वो कहलाता है आपका काम। उसके अलावा मोक्ष मतलब मुक्ति पाने का तरीका, मुक्ति पाने का तरीका, हम इसे क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो कितने पुरुषार्थ होते हैं हमारे? 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, कर्तव्य मतलब आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। अभी जैसे कि आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है पढ़ाई करना और अपनी माता पिता का नाम जो है वो रोशन करना, और माता पिता की इज्जत करना, बड़ों का सम्मान करना, अपने छोटों को प्यार करना भी आपकी एक परम जिम्मेदारी है, आपका परम कर्तव्य है। उसके अलावा संपत्ति, ईमानदारी से आपको क्या करना है? धन अर्जन करना है, ये नहीं कि चोरी डकैती करना है। ठीक है, तो ईमानदारी पूर्वक सही रास्ते में चलते हुए आपको अर्थ का संग्रह करना है, ये कहलाता है आपका अर्थ। और तीसरे पुरुषार्थ की बात करें तो कामना, इच्छा या जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? काम के अंतर्गत आता है। मोक्ष
मुक्ति पाने का एक तरीका होता है। तो इसे ही क्या कहा गया है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ कहा गया है। और ये पुरुषार्थ जो है हमारे समाजशास्त्र का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस तरह से आपको 30 शब्द में ये प्रश्न जो है वो लिखने को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने देख लिया पुरुषार्थ को, अब हम इसे 30 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको और भी अच्छे से एक बार लिखवा देती हूँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को, ताकि आप और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। हालांकि ऐसे तो आप समझ के लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे एक बार फिर से और अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोग कभी जीवन में ना भूलें, ठीक है जी। चलो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और इधर लास्ट में लिखेंगे मोक्ष, ठीक। इसको अच्छे से हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। धर्म मतलब सही काम करना, सही काम करना, साथ ही साथ कर्तव्य निभाना। और एग्जाम्पल में माता पिता की सेवा, की सेवा, और दूसरा है सच बोलना, सच बोलना, ठीक है। माता पिता की सेवा और सच बोलना। उसके अलावा लिखेंगे ईमानदारी से धन एवं साधन कमाना, ईमानदारी पूर्वक, दारी पूर्वक धन एवं साधन कमाना, ईमानदारी पूर्वक धन एवं साधन कमाना। जैसे ईमानदारी पूर्वक व्यापार करना या कृषि कार्य करना, ईमानदारी पूर्वक व्यापार करना या कृषि कार्य करना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है जी। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो जो जो मैं लिखवाते जा रही हूँ उसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग 30 शब्द में कैसे लिखना है आंसर को, उसको लिखेंगे फिर। तो चलिए लिखेंगे, मनुष्य की इच्छाओं या भावनाओं की पूर्ति। यहाँ पर लिखेंगे मनुष्य की इच्छाओं एवं कामनाओं की पूर्ति। मनुष्य की इच्छाओं एवं कामनाओं की पूर्ति आपके काम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है आपका मोक्ष। जीवन के वास्तविक उद्देश्य की तरफ बढ़ना, जीवन के वास्तविक उद्देश्य की तरफ बढ़ना, ठीक है। माया मोह त्याग कर, माया मोह त्याग कर भगवान की आराधना करना, आराधना करना एवं मोक्ष प्राप्ति पर बल देना, ठीक है। माया मोह त्याग कर भगवान की आराधना करना एवं मोक्ष प्राप्ति पर बल देना आपका मोक्ष कहलाता है।
पुरुषार्थ क्या होता है, 4 प्रकार के होते हैं। जीवन जीने के सही तरीके, तो क्या होता था कि प्राचीन काल में ये 4 पुरुषार्थ की संकल्पना की गई थी। मेनली उत्तर वैदिक काल में आपको 4 पुरुषार्थ देखने को मिलता है। ये 4 पुरुषार्थ ऐसे होते थे जो कि व्यक्ति के लिए लागू कर दिए गए थे, और इसी पुरुषार्थ के माध्यम से लोग क्या करते थे, अपने जीवन में इन पुरुषार्थों को फॉलो किया करते थे, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने अलग अलग टाइप से अलग अलग सिचुएशन में इसी पुरुषार्थ को पालन करते थे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है। तो पुरुषार्थ के बारे में कभी भी पूछा जाए तो आपको लिखना है, क्या लिखोगे कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य उन्हें पाने के लिए किया गया सही प्रयास। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य एवं उन्हें पाने के लिए किया गया सही प्रयास ही क्या है, पुरुषार्थ है। ठीक है, मनुष्य का जीवन जीने का मनुष्य का जीवन जीने का वास्तविक लक्ष्य एवं उन्हें पाने का सही प्रयास। मनुष्य के जीवन जीने का वास्तविक लक्ष्य एवं उन्हें पाने का सही प्रयास ही आपका क्या कहलाता है, पुरुषार्थ कहलाता है। तो चलिए फिर हम लोग अब इसे 30 शब्द में लिखकर देखते हैं। ठीक है जी, अब इसे हम लोग 30 शब्द में लिखकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पुरुषार्थ किसे कहते हैं, या पुरुषार्थ के महत्व को समझाइए। यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले देंगे। हाँ ठीक है, अब यहाँ से हम इसे लिखेंगे, पुरुषार्थ के महत्व को समझाइए। यहाँ पे प्रश्न है हमारे पास, पुरुषार्थ के महत्व को समझाइए। ठीक है, अब हमें 30 शब्द में कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड करना है, तो अच्छे अच्छे शब्दों को आपको ऐड ऑन करना है इस 30 शब्द वाले प्रश्नों में। शारीरिक मानसिक, अब यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। शारीरिक मानसिक एवं, ठीक है ध्यान से लिखना, यहां से शारीरिक मानसिक एवं नैतिक शक्ति के माध्यम से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, शारीरिक मानसिक एवं नैतिक शक्ति के माध्यम से शारीरिक मानसिक एवं नैतिक शक्ति के द्वारा जीवन में सफलता पाने का सही प्रयास करना ही पुरुषार्थ है। ठीक है, तो शारीरिक मानसिक एवं नैतिक शक्ति के द्वारा जीवन में सफलता पाने का, यहाँ पर सफलता नहीं लिखे थे, सफलता पाने का सही प्रयास करना ही पुरुषार्थ है। तो मैंने क्या लिखा, शारीरिक मानसिक एवं नैतिक शक्ति के द्वारा जीवन में सफलता पाने का सही प्रयास करना ही पुरुषार्थ है। तो उत्तर वैदिक काल में 4 पुरुषार्थों की संकल्पना की गई थी। उत्तर वैदिक काल में 4 पुरुषार्थों की, उत्तर वैदिक काल में 4 पुरुषार्थों की संकल्पना की गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में कितने पुरुषार्थों की संकल्पना की गई थी, 4 पुरुषार्थों की संकल्पना की गई थी। उसके अलावा देख लेते हैं वे पुरुषार्थ हैं। आपको एक ही पेन का यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि ब्लू, रेड, ग्रीन ये सब पेन का यूज़ करो, या तो ब्लैक का यूज़ करो या तो ब्लू का यूज़ करो। आपको डबल टिबल पेन का यूज़ नहीं करना है, CGPSC मेंस में ध्यान रखना है। तो वे पुरुषार्थ हैं, ये वे पुरुषार्थ हैं
पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ और तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। तो कितने पुरुषार्थ की संकल्पना की गई थी? हमारे उत्तर वैदिक काल में 4 पुरुषार्थों की संकल्पना की गई थी। धर्म में रहते हुए मानव अपना कर्तव्य पालन करेंगे, कर्तव्य पालन करेंगे, इस तरह से आप लिख देंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। और अर्थ के माध्यम से ईमानदारी पूर्वक, अर्थ के माध्यम से ईमानदारी पूर्वक धन का अर्जन करना, धन का अर्जन करना, साथ ही काम के अंतर्गत अपनी इच्छा को पूरा करना। इच्छा को पूरा करना है, लेकिन ये नहीं कि आवश्यकता से अधिक अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने में आप लग गए। ठीक है, लिमिट में अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। ये नहीं कि आप इच्छा को ही पूरा करते रह गए, अपनी जिम्मेदारी आप नहीं निभा पा रहे हैं, ना ही सही तरीके से धन अर्जन करना है, ऐसा नहीं है। चारों को बैलेंस करते हुए क्या करना, आपको अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करना ही क्या है, पुरुषार्थ है। ठीक, तो काम के अंतर्गत आपको क्या करना है कि अपनी इच्छा की पूर्ति करना एवं मोक्ष मुक्ति पाने का साधन था। मोक्ष मुक्ति पाने का साधन था। तो इस तरह से अगर आप लिख देते हैं, आपके CGPSC मेंस की मुख्य परीक्षा में 30 शब्द में आंसर, तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और आपको कुछ कुछ और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। डबल कलर का यूज़ नहीं करना है। CGPSC की मुख्य परीक्षा में सिर्फ एक ही पेन से लिखा जाता है। मान लो अगर ये 30 शब्द का क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पे लिखा उदाहरण, अगर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, किसी अलग पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। ठीक है, उदाहरण भी अगर लिख रही हूँ तो मैं बिल्कुल अलग पेन का यूज़ नहीं करूँगी। और साथ में मुझे इंग्लिश में ऐसे नहीं लिख देना है, जैसे मुझे यहाँ पे उदाहरण लिखना हो, उदाहरण, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में से एग्जाम्पल नहीं लिखूंगी। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो सबको देवनागरी लिपि में ही लिखेंगे, कोई इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखना है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अगर आप पेपर को इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिख रहे हैं तो टोटल हिंदी होना चाहिए। बीच में आपको ऐसे इंग्लिश शब्द का यूज़ नहीं करना है। देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं तो देवनागरी लिपि में ही लिखेंगे, बीच में इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है भाई, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 शब्द में आंसर। और 30 शब्द में जब भी आंसर लिखेंगे आप कम से कम 4 लाइन उसे तैयार करके रखेंगे, 4 या 5 लाइन तैयार करके रखेंगे। अगर आप 4 या 5 लाइन ऐसे तैयार करके रखते हैं तो कम से कम आप 4 शब्द तो लिख पाएंगे ना, मतलब 4 लाइन में तो लिख पाएंगे ना। इसलिए ज़रूरी है कि आप 30 शब्द वाले जो आपके प्रश्न हैं उसे 4 से 5 लाइन में तैयार करके रखें, ताकि आप कोई सेंटेंस को भूल जाएं तो भी आपके पास 4 लाइन जो है वो रेडी होने चाहिए। तो इस तरह से आपको 30 शब्द में आंसर लिखना है। 30 शब्द में मेंस में पूछा जाए उसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह के लक्षण बताइए। हमारे पास यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक समूह के लक्षण, या आप बोल सकते हैं विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक समूह के लक्षण बताइए या प्राथमिक समूह की विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो ये आपके प्रश्न हैं, प्राथमिक समूह के लक्षण या विशेषताएं लिखिए। अब तो हमने समूह के बारे में पढ़ा नहीं है ना, तो कैसे हम प्राथमिक समूह को लिख लेंगे,
है ना। हालांकि मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, मेरे वीडियो को एक बार देख लेंगे। प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह क्या होता है, इसको सबसे पहले आपको समझना है। उसके बाद प्राथमिक समूह के लक्षणों को या विशेषता को आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये प्राथमिक समूह के लक्षणों को भी लिखेंगे कि प्राथमिक समूह क्या होता है एक्चुअल में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समूह को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को सॉल्व कर करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो हमने देख लिया अभी पुरुषार्थ। अब यहां से देखते हैं। कल मैं बोली थी आप लोगों को मैं प्रतिस्पर्धा के बारे में बताऊंगी। ठीक, तो मैंने वहां पे एक क्वेश्चन लिख के दिखाया है, तो और भी मैं लिख के दिखाऊंगी, और साथ ही साथ हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ते हुए भी चलेंगे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में अंतर बताइए, ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि अभी मैं जो आप लोग को पढ़ा रही हूँ एकदम टॉपिक वाइज ही पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि हमारे मुख्य परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है, उसके लिए बस मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, अभी मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक में जाके पढ़ाना स्टार्ट नहीं की हूँ। जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उसी टॉपिक को मैं आप लोगों को समझाते हुए चल रही हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न जो हैं वो आए हुए थे हमारे मुख्य परीक्षा में। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में अंतर बताइए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रतिस्पर्धा को समझा देती हूँ, फिर संघर्ष को समझा देती हूँ, फिर दोनों के प्रमुख अंतर को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप आसानी से जो आंसर है वो लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग घर में जाके प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर लिखने का प्रयास कीजिएगा 60 शब्द में। ठीक है, मतलब आपको 7 या 8 लाइन में उसे तैयार करना है 60 शब्द वाले प्रश्नों को। और 60 शब्द वाले जो प्रश्न आएंगे वो कहीं ना कहीं 4 अंक के आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन क्या होता है। तो जब लोग एक ही चीज को पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब लोग एक ही चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक, जब लोग एक ही चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो उदाहरण यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है, तो अभी समझने का प्रयास करेंगे ना। मैंने यहाँ पे पूरा PDF में स्पष्ट लिख दिया है। अगर आप बुक के लैंग्वेज में जाते हैं तो आपको ये काफ़ी कठिन लग सकता है, बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने इजी लिख दिया है, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे क्लास में समझ गए हैं तो आप पेपर में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब कई लोग एक ही चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब कई लोग एक ही चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे कि आप अपने ही कैंडिडेट से, आप अपने ही अन्य कैंडिडेट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ना कि संघर्ष। इसलिए इसको भी आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न भी हमारे CGPSC के मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। तो जो मुख्य परीक्षा में पूछा गया है ना, उसी को भी मैं क्या करवा रही हूँ, रिविज़न करवा रही हूँ, ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाएँ और एग्ज़ाम में लिख पाएँ। मान लो एक नौकरी है और 10 लोग उसे पाना चाहते हैं और सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन नौकरी एक को ही मिलेगी, इसी को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 5 लाख 6 लाख या 1 लाख लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं और उस प्रतिस्पर्धा या उस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं और उनमें से कुछ ही लोगों को नौकरी जो है मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। तो क्या है, पॉजिटिव वे में एक क्या है, प्रतिस्पर्धा है। हम किसी से लड़ नहीं रहे हैं, हम किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हम जितना मेहनत करेंगे, अगर हमारा मेहनत सार्थक होगा तो हमें वो पोस्ट मिलेगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसके लिए हम किसी दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ठीक है, और संघर्ष में लोग क्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। और फिर चलिए, ये बार बार अन्य PDF खुल जा रहे हैं। अब यहाँ पे संघर्ष देख लेते हैं। ठीक, क्या देख रहे हैं, संघर्ष। चलो, तो हमने 2 चीजों को देखा, एक है हमारा प्रतिस्पर्धा और दूसरा है संघर्ष। प्रतिस्पर्धा और दूसरा देखे थे
संघर्ष, दोनों में काफी अंतर होता है ना। तो प्रतिस्पर्धा के लिए मैंने उदाहरण बताया यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, ठीक है। मान लो आप किसी नौकरी की तैयारी करते हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ पे आपके पास कितने कैंडिडेट हैं, 1,00,000 कैंडिडेट हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, पॉजिटिव वे में तैयारी करते हैं, आप मेहनत करते हैं। लेकिन संघर्ष में क्या होता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या मान लो दो व्यक्तियों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो गई या दो मित्रों के बीच में या पड़ोसी के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, पड़ोसी के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, तो इनके बीच में क्या होता है, लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो संघर्ष में क्या होता है कि लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं। संघर्ष के अंतर्गत याद रखना है कि लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, ठीक है। तो संघर्ष क्या है, लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिस्पर्धा क्या होता है कि पॉजिटिव वे में, ठीक है, पॉजिटिव वे में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं और शांति से, ठीक है, उस चीज़ के लिए कार्य करते हैं। लेकिन संघर्ष में लोग क्या करते हैं कि शांति से कार्य नहीं करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं या एक दूसरे के लिए साजिशें जो हैं वो रचते रहते हैं। तो ये कहलाता है आपका संघर्ष। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के लिए हम एक इमेज का सहारा लेंगे, और जब मैं उस इमेज को आपके समक्ष रखूंगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है और संघर्ष क्या होती है। आया समझ में? ठीक है, ओके। तो इसी को मैंने कहा। अब देख सकते हैं कि जब कई लोग एक ही चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ये हो गया था आपका। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया संघर्ष। पीडीएफ कैसे ओपन नहीं हो रहा है जी? चलिए यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, ये क्या है, प्रतिस्पर्धा है, जिसमें दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है कि एक ही उद्देश्य को पाने के लिए इन लोग आपस में प्यार से क्या कर रहे हैं कि ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मान लो दो लोगों के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है कि रनिंग कंपटीशन हो रहा है। ये अपना प्रैक्टिस किया है, ठीक है, ये अपना प्रैक्टिस किया हुआ है और ये भी अपनी प्रैक्टिस किया हुआ है। लेकिन जब रनिंग होगा या दोनों के बीच में रेस होगी तो कोई ना कोई जीतेगा, ठीक है, कोई ना कोई एक पर्सन ही जीतेगा। अब ये जीतने के लिए इसको मार पीट तो नहीं सकता ना, तो ये कहलाता है आपका प्रतिस्पर्धा। और इसी को मैंने कहा है कि मान लो ये दो लोगों के बीच में इस तरह से कंपटीशन हो रहा है, दोनों लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ये जीतेगा, कोई एक ही जीतेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जाके इसे मार पीट देगा। तो ये है प्रतिस्पर्धा। और नौकरी के लिए भी आज आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा ही कर रहे हैं। लेकिन कई लोग के बीच में जब मन मुटाव होता है या प्रॉपर्टी को लेकर या बहुत सारी ऐसे बातें रहती है जिसको लेकर क्या होता है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट होने लग जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संघर्ष। और ये हमारे सीजीपीएससी मेंस की मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। सीजीपीएससी मेंस की मुख्य परीक्षा में पूछा है कि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर होता है, और इसको मैं और भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से बना पाएँ। ये देखो, संघर्ष तब होता है जब कोई व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्य को पाने के लिए दूसरे को रोकता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं लड़ाई, दंगा या युद्ध, ठीक है, लड़ाई, दंगा या युद्ध, ये होता है आपका क्या, संघर्ष, या इसी को आप कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं।
संघर्ष तब होता है जब व्यक्ति या समूह किसी लक्ष्य को पाने के लिए दूसरे को रोकता है या दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। ये कहलाता है आपका संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट। और इसे आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे? लड़ाई, दंगा और युद्ध। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? संघर्ष का एग्जाम्पल है। और बिल्कुल आप लोग सहयोग नहीं, यहाँ पे हमने देखा प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, इसमें अंतर जो है वो पूछा जा चुका है मेंस में। तो आपको जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो भी पता होना चाहिए कि संघर्ष का जो हमारा उदाहरण है वो क्या क्या है। लड़ाई है, दंगा है और युद्ध भी हमारे संघर्ष के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद मैं इसमें अंतर दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक, अंतर। अब सबसे पहले हम संघर्ष के प्रकार को देख लेते हैं, उसके बाद अंतर देखेंगे। तो संघर्ष के भी यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के आपके दो प्रकार होते हैं। प्रत्यक्ष संघर्ष, जब लोग सीधे आमने सामने लड़ते हैं। ठीक है, जब लोग सीधे आमने सामने लड़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष संघर्ष। उदाहरण के लिए मारपीट, युद्ध, ठीक है, या दंगे। मारपीट, युद्ध या दंगे, जब लोग आमने सामने लड़ते हैं या प्रत्यक्ष हमारे सामने ही लड़ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं उनको, या दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष संघर्ष। और अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या होता है कि जब लोग सामने आए बिना नुकसान पहुंचाते हैं, साजिश करना, बदनामी फैलाना, या कोई जैसे कि साजिश करना में मान लो पाकिस्तान ने क्या किया है कि इंडिया में कोई बम रख दिया है और वो साजिश रच रहा है कि इंडिया में किसी भी, जैसे कि कोई महल हो गया इंडिया में, या कोई मकबरा हो गया, या इंडिया की कोई स्थापत्य कला हो गया, इमारत हो गया, ये स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसमें बम रख दिया है और वो क्या कर रहा है? साजिशें बना रहा है, योजना बना रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष संघर्ष के अंतर्गत आएगा। तो संघर्ष भी दो प्रकार के होते हैं, एक सामने से वार होता है और एक पीठ पीछे वार होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो सामने से वार होता है उसे हम प्रत्यक्ष संघर्ष बोलते हैं, जो पीछे से वार किया जाता है उसे हम अप्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। तो संघर्ष के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर होता है। आज बोर्ड का थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ना, हैंग हो जा रहा है आज। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसे हम लोग अभी समझ लेंगे। यहाँ पर देखो, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर बताइए। तो इसको आप लोग ना कितने शब्दों में लिखेंगे? इसको आप लोग 60 शब्दों में लिखेंगे। तो 60 शब्दों के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया है ये प्रश्न। 60 शब्द यानी कि 6 से 7 लाइन में आपको लिखना रहता है। 1-2 पॉइंट्स और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 पॉइंट और ऐड कर देंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, तो इतने को आप लोग 60 शब्द में बिल्कुल आंसर बना सकते हैं। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर, लोग किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लो लोग किसी या विशेष लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते हैं। मान लो क्लास में फर्स्ट आना है किसी बच्चों को, तो वो भी प्रयास करेंगे और सामने वाला बच्चा भी प्रयास करेगा। लोग अपने अपनी तरीके से मेहनत जो है वो करते हैं। उसके अलावा इसमें नियमों का पालन होता है, तो उसके लिए कुछ विशेष नियम का पालन करना रहता है। जैसे बच्चा क्या करेगा कि अच्छे से पढ़ाई करेगा, डिसिप्लिन रहेगा और उस एक प्रॉपर क्या बनाएगा, अपने लिए पढ़ने की प्लानिंग बनाएगा और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो फॉलो करते हुए हर सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम में पढ़ेगा और प्रैक्टिस करेगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो नियम बना रहे हैं। और उसके बाद लक्ष्य वस्तु या पद प्राप्त करना होता है इसके अंतर्गत। जैसे कि छात्र पहला स्थान पाने के लिए पढ़ाई करता है, तो बिल्कुल कि शांति तरीके से या शांति प्रिय तरीके से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या बिना किसी से मतलब कुछ भी डिस्कस किए हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए ट्राई करना, वो कहलाता है प्रतिस्पर्धा। यानी कि कोई सामने वाला पर्सन भी उसकी तैयारी कर रहा है लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें अपने लक्ष्य से मतलब होता है और सिर्फ हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ अपने ही पढ़ाई या अपने पढ़ाई को स्ट्रांग बनाते हैं या अपने लक्ष्य के प्रति क्या रहते हैं, ईमानदार रहते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम मेहनत करते हैं। तो ये कहलाता है आपका प्रतिस्पर्धा, या इसी को आप कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेंस में कैसे लिखना है, आपको मेंस में इसी तरह से लिखना है। और लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं या लड़ने लग जाते हैं। तो संघर्ष में क्या होता है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं या लड़ने लग जाते हैं, इसमें झगड़ा या टकराव होता है। तो संघर्ष में क्या होता है, झगड़ा या टकराव होता है और लक्ष्य सामने वाले को हराना या रोकना होता है। उदाहरण, 2 छात्र आपस में लड़ पड़ते हैं, तो सामने वाला जब किसी लक्ष्य की पाने में लग जाता है तो उसे
रोकना, नुकसान पहुंचाना, ये सब संघर्ष के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। और संघर्ष में आप देख सकते हैं कि दो छात्र आपस में लड़ते भी हैं, और इसमें आप युद्ध का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, दंगे का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, या आप कहीं साजिश करते हैं उसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। और संघर्ष में मैंने आप लोगों को दो टाइप बताया है, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष संघर्ष क्या है, अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या है, आप दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। और आप अगर समझ गए हैं तो इसी चीज़ को आप एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए चीज़ों को हमें समझना आवश्यक हो जाता है CGPSC मेंस में। हाँ, हम बोलते हैं कि हमें अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए, लेकिन हमें समझना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट का एक साथ पेपर होता है और सभी चीज़ों को याद रखना, अपने माइंड में स्टोर कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो हम इसे मेंस में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए क्या है कि अगर आप चीज़ों को समझ लिए हो तो बिना याद करे भी आप समाजशास्त्र कैसे प्रश्नों को बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मान लो पेपर 6 का पेपर देने के लिए आप गए हैं, पेपर 6 का पेपर देने के लिए आप गए हैं, ठीक है, PDF मेंस का मैं ये इसको, हाँ बहुत सारे ऐसे PDF डलवा दिया गया था, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं, मान लो आप CGPSC मेंस का एग्ज़ाम देने गए हैं, 9 से 12, 2 से 5, आपका एक दिन में 2 एग्ज़ाम होता है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, मान लो जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 आपका ये जो एग्ज़ाम है वो एक दिन होगा, फिर दूसरे दिन होगा पेपर 3 और पेपर 4, ठीक है, उसके बाद पेपर 5 और पेपर 6 ये तीसरे दिन होगा। पेपर 5 भी अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है और पेपर 6 भी। तो ये जो पेपर 6 है आपका दोपहर में होगा। तो दोपहर में तो ऐसे ही आलसपन आने लगता है मनुष्य के अंदर, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट के अंदर ऐसे ही आलसपन आने लगता है दोपहर के बाद। तो इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। अब इतने सारे टॉपिक हैं, इतनी सारी कंटेंट है, एक साथ सभी को याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको छोटा छोटा सिनॉप्सिस भी बना कर रखना है, कई चीज़ों को समझ कर भी रखना है, ताकि चीज़ें याद भी नहीं आती और आप समझ लिए रहते हैं। तो अगर आप समझ के भी लिखते हैं, एग्जाम्पल सटीक लिखते हैं, तो आपको उसमें भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इसलिए आपको चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंस में, ताकि आप उसे लिख पाएँ, ठीक है। और अपनी राइटिंग स्पीड को भी बढ़ाना है और अपने हैंड राइटिंग को भी आपको क्या करना है, अच्छा बनाना है। क्योंकि MCQ तो नहीं है कि इसमें आसानी से मशीन के द्वारा चेक हो जाएगा, ये तो कोई ना कोई हमारे सर या मैम जो रहते हैं ऊपर, जो अधिकारी बैठे रहते हैं, उन्हीं में से किसी के द्वारा चेक किया जाएगा, ठीक। तो फिर उस दौरान क्या होगा कि दिक्कतें हो सकती है। इसलिए क्या करना है, आपको अपनी हैंड राइटिंग को भी सुधारना है। और जितने भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है 175 शब्द 125 शब्द वाले में, उसमें आपको मैप बनाने के लिए, अगर जैसे कि भारत की मिट्टी के बारे में पूछा है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है भारत की मिट्टी के बारे में पूछा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए मैप बनाना है, ठीक है। और अलग अलग मिट्टी को उस मैप में प्रदर्शित करना है। और जितना हो सके बड़े वाले क्वेश्चन में, लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आपको फ्लो चार्ट भी बनाना ज़रूरी है। अगर इस तरह से आप कुछ एक्टिविटी करते हुए, ठीक है, आप अगर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं मेंस में लॉन्ग वाले क्वेश्चन को, तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरे से हटके होना चाहिए आपका आंसर राइटिंग, तभी आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिलेंगे। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये जो मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर बताइए, ये 60 शब्द में मैंने बताया है और इसको कहीं ना कहीं 4 अंक का पूछा जाता है मेंस के एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार हम देख लेते हैं इमेज। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सामाजिक समूह। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सामाजिक समूह। सामाजिक समूह का क्या अर्थ होता है, ठीक है, सामाजिक समूह का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को सामाजिक समूह पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं प्राथमिक समूह के लक्षण वाले क्वेश्चन को करवाऊंगी। क्योंकि समूह का ही क्या होता है, टाइप होता है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, ठीक है। तो समूह के अंदर का ही वो टॉपिक है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो सबसे पहले हम समूह को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्राथमिक समूह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी।
तो सामाजिक समूह का अर्थ क्या होता है समझते हैं। सामाजिक समूह, सामाजिक समूह उन लोगों का समूह होता है जिनके बीच में आपसी संबंध होते हैं और जो एक दूसरे से बातचीत या संपर्क रखते हैं। सामाजिक समूह क्या होता है, सामाजिक समूह क्या होता है समझना अत्यंत आवश्यक है। ये देखो क्या है, परिवार है, ये फ्रेंड्स है, ये शिक्षक है और ये टीम है। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये परिवार दिखाई दे रहा है, परिवार दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ दोस्त दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये परिवार दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कुछ दोस्त दिखाई दे रहे हैं और ये है आपका स्कूल। ठीक है, या मैडम दिखाई दे रही है और बाकी बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ये है टीम। ठीक है, टीम वर्क आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सभी क्या है, समूह की हिस्सा होते हैं। तो समूह का सदस्य बनने के लिए आपसी संबंध भी होना जरूरी है, एक दूसरे से बातचीत करना भी जरूरी है और आपसी संपर्क होना भी जरूरी है। तो समूह होने के लिए 3 बातें विशेष तरीके से अनिवार्य होना चाहिए। सामाजिक संबंध, आपस में बातचीत और इनमें संपर्क भी होना जरूरी है, तभी कोई समूह जो है वो सामाजिक समूह कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, सबसे पहले इनके बीच में आपसी संबंध होना चाहिए और इनके बीच में संपर्क होना चाहिए और निरंतर जो है वो बातचीत इनके बीच में होना चाहिए, तभी यह कहलाएगा सामाजिक समूह। तो सामाजिक समूह बनने के 3 क्राइटेरिया हैं भाई। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपसी संबंध, संपर्क और बातचीत, ये तीनों बातें होने अत्यंत आवश्यक है। तो सामाजिक समूह उन लोगों का समूह होता है जिनके बीच में आपसी संबंध होते हैं, जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और संपर्क रखते हैं, वे किसी न किसी कारण से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जो सामाजिक समूह के लोग होते हैं वो किसी न किसी कारण से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे परिवार के बारे में बात करूं तो माता पिता और बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके बीच में आपसी सामाजिक संबंध है, इनके बीच में रोज बातचीत होता है, इनके बीच में रोज संपर्क होता है। तो ये तो फिट बैठता है कि ये आपके सामाजिक समूह का एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर हम दोस्तों के बीच बात करें तो दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और इनके बीच में भी क्या है, आपसी संबंध है। तो दोस्त भी आपके सामाजिक समूह के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम स्कूल की बात करें तो हमारी मैडम है, हमारी मैडम के साथ भी हमारा एक संपर्क स्थापित होता है, हमारे और इनके बीच में संबंध स्थापित होता है और हम किसी न किसी कारण से अपनी मैडम से जुड़े रहते हैं। तो ये भी आपके सामाजिक समूह का एग्जाम्पल हो जाता है। उसके अलावा ये है क्रिकेट टीम या कोई भी खेल टीम जो कि एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं और ये भी आपका सामाजिक समूह के अंतर्गत आता है। तो ये सारे डेफिनेशन आते हैं समाजशास्त्र में, बिल्कुल पूछे गए हैं ना। समूह और समिति में क्या अंतर है, समूह और समुदाय में क्या अंतर है, समाज और समुदाय में क्या अंतर है। तो सारे अंतरों को आपको 30 शब्द में और 60 शब्द में बना कर रखना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके समाजशास्त्र में पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं आज फुल्ली प्रैक्टिस सेशन ही लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह जो आपस में सामाजिक संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे मैकाइवर एवं पेज जो कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो आपस में सामाजिक संबंध बनाते हैं। तो जब हमें सामाजिक समूह का कभी भी हमारे एग्जाम में डेफिनेशन पूछे तो हमें किसी न किसी समाजशास्त्री के अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी बताना अनिवार्य हो जाता है। जब हम समाजशास्त्री के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताते हैं तो हमारा जो आंसर है और भी ज़्यादा निखर कर सामने आता है। ठीक है, तो आपको समाजशास्त्रियों के अनुसार भी डेफिनेशन को लिखना है। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो जैसे कि अब हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें उदाहरण, तो कौन कौन सा उदाहरण है हमारे सामाजिक समूह का, और मैंने तो फर्स्ट पेज में ही आप लोगों को बता दिया था बताने के लिए। परिवार भी हमारा सामाजिक समूह का उदाहरण है, परिवार भी हमारा सामाजिक समूह का उदाहरण है। मित्रों का समूह भी हमारा सामाजिक समूह का उदाहरण है। उसके अलावा स्कूल की कक्षा भी हमारा सामाजिक समूह का उदाहरण है और खेल टीम भी हमारा सामाजिक समूह का उदाहरण है। ठीक है,
तो याद रखना है, परिवार भी आपका सामाजिक समूह का उदाहरण है, स्कूल की कक्षा भी आपका सामाजिक समूह का उदाहरण है, मित्रों का समूह भी आपका सामाजिक समूह का उदाहरण है, और खेल टीम भी आपका सामाजिक समूह का उदाहरण है। तो बातें समझ में आई? परिवार भी आपका सामाजिक समूह का उदाहरण है, स्कूल की कक्षा भी आपका सामाजिक समूह का उदाहरण है, मित्रों का समूह भी आपका सामाजिक समूह का उदाहरण है, और खेल टीम भी आपके सामाजिक समूह के उदाहरण है। ठीक है, तो समूह क्या होता है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह का डेफिनेशन क्या होता है, और समूह के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये सब को आपको एक प्रॉपर नोट्स बना लेना है अपनी कॉपी में, फिर उसी के हिसाब से आपको 30 शब्द में 4 शब्द में आंसर जो है वो घर में रेडी करना है। ठीक है, आगे अब मर्टन के अनुसार देखते हैं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री मर्टन। मर्टन के अनुसार समूह के लिए आवश्यक बातें, समूह में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो ध्यान देना है, ये जो मर्टन है ये भी हमारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। ठीक है, मर्टन महोदय भी हमारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। तो उन्होंने कहा है कि समूह में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और उन व्यक्तियों के बीच में आपसी सामाजिक संबंध होने चाहिए। वे लोग एक दूसरे से बार बार संपर्क या अंतःक्रिया करते हों, और व्यक्ति को खुद भी यह महसूस होना चाहिए कि वह उस समूह का सदस्य है। तो आपसी संबंध होने तो चाहिए, सामाजिक संपर्क भी होने चाहिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए समूह भी होना चाहिए, और उनके बीच में निरंतर बातचीत भी होना चाहिए। तभी कोई ना कोई, तभी और एक से अधिक व्यक्ति भी उस समूह में होने चाहिए, तभी यह हमारा सामाजिक समूह के अंतर्गत आना, तभी वो हमारे सामाजिक समूह के अंतर्गत आता है। जैसे कि मर्टन जो है हमारे समाजशास्त्री, उन्होंने क्या कहा है कि समूह में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो कम से कम आपको समूह में कितने व्यक्ति होने चाहिए तभी वो सामाजिक समूह कहलाएगा? 2 या 2 से अधिक। उन व्यक्तियों के बीच में सामाजिक संबंध होना चाहिए, और वे लोग एक दूसरे से बार बार संपर्क करते हैं या निरंतर बातचीत करते हैं, और व्यक्ति को भी खुद यह महसूस होना चाहिए कि वह उस समूह का हिस्सा है। तो समाजशास्त्री मर्टन ने ऐसा कहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं सामाजिक समूह का, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे अब। हालांकि एग्जाम्पल को मैंने बता दिया था, लेकिन हम फिर से देखेंगे। ये देख लो, परिवार। ठीक है, परिवार, स्कूल की कक्षा, मित्रों का समूह, खेल टीम। आज थोड़ा सा ना इस बोर्ड में दिक्कतें हो रही है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ठीक करवा लूँगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कई सारे PDF जो हैं वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो आज के लिए बस थोड़ा सा टेंशन पाल लो, कल के लिए पूरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके जो समूह के एग्जाम्पल यही हैं, मित्रों का समूह, परिवार, और स्कूल की कक्षा, और खेल टीम। ठीक है, तो ये सारे आपके जो सामाजिक समूह के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको ये सारी पूरी बातों का जो मैंने बताया हुआ है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी कि प्राथमिक समूह क्या होते हैं, प्राथमिक समूह के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी लिख लें क्या? चलो अभी लिख लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। तो पुरुषार्थ के बारे में भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आप लोग को पुरुषार्थ के महत्व को समझा दिया था, और प्राथमिक समूह के लक्षण या विशेषताएं लिखिए, ये भी हमारे पास प्रश्न जो है वो दिए गए हैं, तो इसका आंसर भी हम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट और प्रश्न है हमारे पास, और क्या क्या प्रश्न है भाई ये देखेंगे। ये क्या प्रश्न है यहाँ पर, इसको आप लोग बना कर लाएंगे। कल ही मैंने बताया था एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कमिटी एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ पे समिति और इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा है। समिति और संस्था में अंतर, यहाँ पे क्या पूछा है? समिति एवं संस्था में अंतर पूछा है। समिति एवं संस्था में अंतर पूछ दिया है, और कितने शब्द में पूछ दिया है? 30 शब्द में भाई।
तो इसे आप लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसे हम लोग एकदम छोटा लिखने का प्रयास करते हैं। चलो यहीं पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, कल मैं आप लोगों को प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह पढ़ाऊंगी, तब हम उसको लिख कर देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। चलो यहाँ पर लिख लो, इधर लिख लेना समिति, कमिटी और इंस्टीट्यूशन में अंतर, और इधर हम देख लेते हैं संस्था, इधर हम देख लेते हैं संस्था। तो समिति क्यों बनाई जाती है? मैंने 3 दिन से आप लोगों को समिति के बारे में बताया था। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति का गठन किया जाता है। किसी विशेष उद्देश्य या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समिति का गठन किया जाता है। और संस्था, ठीक है, संस्था वह सामाजिक व्यवस्था है, संस्था वह सामाजिक व्यवस्था है। संस्था मतलब सीधी सी बात है, एक लाइन में याद रखेंगे नियम। संस्था वह सामाजिक व्यवस्था है जो परंपरा, नियम एवं, ठीक है, कैसे लिखेंगे? संस्था वह सामाजिक व्यवस्था है जो परंपरा, नियम एवं तरीकों के माध्यम से तो समाज में व्यवस्था कायम करती है, समाज में व्यवस्था कायम करती है। तो ये हो गया भाई आपका संस्था। अब हमारे पास तो यहाँ पे 30 शब्द वाले हैं, तो उतनी जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे? अब हम लिख देंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी गणेश समिति हो गई। उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण इस तरह से, गणेश समिति, दफ्तर समिति, दफ्तर समिति, ठीक है। उसके अलावा इधर हम लोग उदाहरण लिख लेंगे। परिवार से भी हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। परिवार, शिक्षा और विवाह, ये हमारे संस्था के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को लिखते हुए चलना है, और भी मैं आप लोगों को लिख लिख के दिखाऊंगी। बस कम से कम आप लोग ये 2 प्रश्नों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, और कल आप लोग मुझे 30 शब्द में लिख के दिखाएंगे समाज क्या है। मतलब घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, समाज किसे कहते हैं, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। समुदाय, समुदाय किसे कहते हैं। उसके अलावा तीसरा है समूह किसे कहते हैं, समूह किसे कहते हैं, सबको 30 शब्द में लिखेंगे ना। उसके अलावा संस्था किसे कहते हैं, संस्था किसे कहते हैं। इसको सब लोग, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, इसको 30 शब्द में घर में लिखने का प्रयास कीजिएगा, 30 शब्द में। और कल हम लोग लिखेंगे प्राथमिक समूह के लक्षण, प्राथमिक समूह के लक्षण, समूह के लक्षण। अब हम लोग 30 शब्द से आगे बढ़ेंगे ना, हमने बहुत देख लिया 30 शब्द वाले। कल हम लोग 60 शब्द वाले देखेंगे, 60 शब्द वाले प्रश्नों को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 100 की ओर चलेंगे, 125 की ओर चलेंगे, 175 की ओर चलेंगे। फिलहाल के लिए हमने आज कितने शब्द वाले प्रश्नों को देखा? 30 शब्द वाले प्रश्नों को देखा, और हमने प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बारे में पढ़ा। हम समझ गए कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है, संघर्ष क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने पुरुषार्थ के बारे में देखा, उसके अलावा हमने समूह के बारे में देखा। तो आज हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक को समझ लिया है, और घर में भी आप लोग इस प्रश्नों का प्रैक्टिस करके ज़रूर देखेंगे। अब मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, ठीक है। तो हम लोग कल की क्लास में भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और 60 शब्द वाले प्रश्नों के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू।